तिवारी जी, CGM नाबार्ड हरियाणा, बी रघुनाथन जी, CGM नाबार्ड RO पंजाब, मिस्टर कृष्ण शर्मा जी, CGM SBI, वर्षा वाजपेयी जी, GM RBI, डॉक्टर राजेश प्रसाद, GM SLBC व अन्य गणमान्य अतिथियों तथा बैंकिंग फ्रेटर्निटी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, नाबार्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स, FPOs के रिप्रेजेंटेटिव्स और अदर स्टेक होल्डर्स जो इस समारोह में उपस्थित हैं। बहुत गर्व की बात है कि आज नाबार्ड ने स्टेट ट्रेड सेमिनार किया और इसमें स्टेट फोकस पेपर जो कि सभी पॉलिसी मेकर्स, विशेषकर जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, उनके लिए एक बेंचमार्क के रूप में, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने अपने लास्ट स्टेटमेंट में कहा, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक तरह का बेंचमार्क जो है वो करेगा और एज ए गाइडिंग फोर्स ये हमारे को आने वाले साल में जो जो एक्टिविटीज़ लेनी है उसके बारे में गाइड करेगा। नाबार्ड ने एग्रीकल्चर ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो सहयोग दिया है उसके बारे में हम सभी जानते हैं और उसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। स्टेट पेपर भी हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है जो कि रूरल इकोनॉमी को आगे ले जाने में हमें सबको सहयोग करेगा। हरियाणा देश का एक तरह से ब्रेड बास्केट अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और फूड सिक्योरिटी में भी इस प्रदेश का बहुत अहम योगदान रहता है। लेकिन जैसा कि मैडम तिवारी ने अपने डिटेल प्रेजेंटेशन में बताया कि कुछ हमारे पास चुनौतियां भी हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात उन्होंने करी। एक बहुत बड़ी समस्या है और किसानों को प्रेरित करना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। उसके लिए सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा भी योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें न सिर्फ वर्बल रूप से प्रेरित किया जा रहा है बल्कि सरकार के द्वारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए उन्हें 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से राशि दी जा रही है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत पाथ ब्रेकिंग स्टेप है हरियाणा सरकार के द्वारा। दूसरी चुनौतियां जो स्टेट में हैं उनमें स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की है। जमीन बहुत प्रीशियस हो गई है हरियाणा के अंदर, क्योंकि स्टेट हमारा 3 तरफ से नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। उस वजह से भी जमीनों की कीमत बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से ग्रोथ हरियाणा के अंदर चल रही है, दिन प्रतिदिन जो जमीन से रिलेटेड टेंशन्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट आपस के झगड़े हों या कई बार सरकार को लैंड जब लेनी होती है किसी कार्य के लिए, या हमारे ऑयल के कॉरपोरेशंस हैं, इंडियन ऑयल एक्सेट्रा, या कई बार बिजली अगर हमें लगाने होते हैं तार, तो काफ़ी समस्या आती है और फार्मर्स का भी हमें उसमें आक्रोश कई बार झेलना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन की कीमत हर प्रोजेक्ट के साथ और जिस तरह से हमारा प्रदेश ग्रोथ कर रहा है, हर प्रोजेक्ट के बाद कीमतों में इजाफा हो जाता है। इसी तरह से MSME की ग्रोथ जो हमारे यहाँ हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है। जितना स्कोप है उससे अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं और MSME हमारी जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री है, नाबार्ड है और सारे कमर्शियल बैंक्स या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो काफ़ी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और जो एक मैं कहूँ नया तरह का चैलेंज पिछले 5-7 सालों में सभी स्टेक होल्डर के सामने आया है, वो है क्लाइमेट स्मार्ट फाइनेंस।
क्लाइमेट चेंज के वजह से जो बदलाव आ रहे हैं उनको भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। जब मैं भारत सरकार में था तो हमने वहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था कि सभी बैंक अपने अपने जो पोर्टफोलियोज हैं उनको देखें कि कितने पोर्टफोलियो जो है अगर कोई क्लाइमेटिक चेंज होते हैं तो रिस्क उनको हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक तरह का नया एरिया है अपने लिए अपने सिस्टम के अंदर, तो कुछ ही बैंक इस प्रकार की स्टडी, जैसे SBI का नाम मैं लेना चाहूँगा, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो की एक पूरी स्टडी कराई और लगभग 40% जो उनका पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट रिस्क में आता है। तो ये बात आगे की हमारे आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है। हरियाणा के जहाँ तक प्रोजेक्टेड क्रेडिट पोटेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जो आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का क्रेडिट पोटेंशियल करीब 3,13,000 करोड़ का आंका गया है। इसी तरह से स्टेट इकोनॉमी को करीब 12,16,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि नए 24-25 का जो बजट होगा उसमें। जो अगर थ्रस्ट एरियाज की बात हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में करी जाए तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जैसा मैंने पहले मेंशन किया, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, श्रिम्प फार्मिंग को यहाँ पे दिखाया गया था, और वेजिटेबल क्लस्टर्स को बढ़ावा देना। इसी तरह से नाबार्ड के माध्यम से कई तरह के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी RIDF के तहत काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये RIDF का सिस्टम अंडर स्ट्रेन, इन द सेंस कि सेंट्रल लेवल पे सभी जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको इस तरह की हिदायत दी जा रही है और मॉनिटरिंग की जा रही है RBI के द्वारा और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा भी, कि वो अपना जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसको पूरा करें। तो नेचुरली जब वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अगर हर कंपोनेंट में पूरी कर लेते हैं तो फिर जो फंड्स की अवेलेबिलिटी नाबार्ड के पास आती है चीप फंड्स की RIDF के शेप में, या जिससे RIDF इम्प्लीमेंट होता है, तो नेचुरली उसमें भी कमी आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स और नाबार्ड के सामने है। फार्म प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। इसी प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ KCC, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, फार्म प्रोडक्टिविटी से और एग्रीकल्चर सेक्टर से, दैट इज अगेन अ वेरी बिग चैलेंज। उसके लिए आई थिंक RBI और जो कुछ बैंक्स के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया था कि किस तरह से KCC ऋण को ऑन द फ्लाई एक ऑनलाइन पोर्टल या ऐप डेवलप करके उसको दिया जा सके। आई थिंक उस तरह की टेस्टिंग वगैरह तो हो चुकी है, अब उसको पता नहीं कितने हद तक यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अच्छा, मैडम बता रही है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में इसको किया जा चुका है। यूनियन बैंक और एक आधा कोई और बैंक था जिसके, हाँ, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक के माध्यम से। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है काफ़ी आसानी होगी उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि हमारा सारा लैंड रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज्ड और काफ़ी क्लियर रिकॉर्ड है। तो अगर उससे कनेक्ट करेंगे या उसको यूज़ करेंगे तो शायद KCC के लोन के संदर्भ में किसान को सुविधा हो जाएगी। और इसका डेमो मैंने स्वयं देखा था जब मैं RBI के बोर्ड में था। तो मतलब फार्मर के एकदम आप समझिए चंद मिनटों में ही उसका लोन जो है सैंक्शन होकर उसके अकाउंट में चला गया था, जबकि वैसे अगर हम करें तो उसको इधर उधर जाके काफ़ी टाइम लगता है। इसी तरह ऑर्गेनिक फार्मर्स को और फार्मिंग को हमें प्रमोट करना है, जो कि शायद मेरे से मिस हो गया, मैंने इसमें कहीं देखा नहीं, लेकिन आई एम श्योर ऐसा कहीं ना कहीं आपने इंक्लूड किया होगा। तो आपने ये बताया जो अपनी नाबार्ड की एक्टिविटी जब आपने बताई, तो पैक्स की कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन जैसा आपने मेंशन किया अभी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है।
अब मेरे ख्याल में 700 से ऊपर पैक्स कवर किए जा सकते हैं। 710। अच्छा, टोटल कितने हैं? 787 पैक्स हैं सर, लेकिन जो आइडेंटिफाई हुए थे स्कीम में वो 710 हैं। 710। तो सभी में डीसीटी पूरा हो गया है। अब हम थोड़ा अनरिकनसाइल्ड कुछ अमाउंट है उस पर वर्क करने के लिए एसओपी आया है, उस पर काम। तो ये पैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो आई एम श्योर नाबार्ड बड़ी तत्परता से कर रहा है। इसके अलावा नेचुरली इस सेक्टर में बहुत से चैलेंजेस हैं, क्योंकि पैक्स में जो अभी मैनुअल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स है उसमें बहुत से चीज़ें कई बार फ्रॉड एक्सेट्रा की बहुत शिकायत आती है। और हरियाणा में मुझे याद है जब मैं जूनियर ऑफिसर होता था तो मैंने ही तमाम इंक्वायरियाँ करी हुई हैं पैक्स की, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ उसी प्रकार की कंप्लेंट आते रहती। बल्कि एक विषय तो अभी ऐसा आया कि एक ये मेरे ख्याल में यमुनानगर में या अम्बाला का कोई ब्लॉक था, वहाँ पे एक पैक्स में वो लोग रिकॉर्ड लेके चोरी कर करके भाग रहे थे। तो बल्कि वो टीवी में रिपोर्ट हुआ, फिर तुरंत कार्रवाई की गई, एफआईआर वगैरह दर्ज की गई। यानी कि वहाँ के जो स्टाफ की मिलीभगत से जो रिकॉर्ड है वो भी गायब किया जा रहा था, और समहाउ वो लकीली किसी तरह से कैमरे पे उनके कैप्चर हो गया, तो उसमें त्वरित कार्रवाई हो गई। लेकिन वो तो एक केस है, इस तरह के तमाम केस होंगे। तो मुझे लगता है कि ये कंप्यूटराइजेशन का जो प्रोजेक्ट है इससे बहुत इस तरह के लूप होल्स को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी सुविधा होगी, और सेंट्रल लेवल पे ही अधिकारी उसके बारे में पता कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है कि उसमें जो रेगुलेशन काफ़ी वीक है पैक्स का, और पैक्स को शायद हमारे स्टेट के आरसीएस रेगुलेट करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत करते हैं या नहीं करते हैं या करना चाहिए। तो तीनों चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें आप अगर यहाँ डिस्कस करेंगी, जो आपकी गोष्ठी चल रही है कि कैसे आगे उसमें कंप्यूटराइजेशन तो कर दिया, लेकिन कुछ रेगुलेशन तो रखना पड़ेगा। तो वो रेगुलेशन कैसे इम्प्रूव करें, वो उसके बारे में आई एम श्योर आप लोग कुछ ना कुछ चर्चा करें, तो स्टेट को उसका लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ, और एक बार फिर नाबार्ड को और पर्टिकुलरली मैडम तिवारी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। थैंक यू।